नेतानगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। अगर आपको पता चलिए देखते हैं कहाँ जाता है ये मुद्दा। नेता नगरी में अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो हम यहाँ दिल्ली एनसीआर में हैं और पड़ोसी राज्य राजस्थान से जुड़ा है। नॉट एग्जैक्टली पड़ोसी, बिफोर यू स्टार्ट करेक्टिंग माय ज्योग्राफी, काफ़ी करीब। और राजस्थान में पिछले दिनों पहले नगर निकाय के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस जीती, फिर ग्रामीण स्तर पर पंचायतों के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस हारी। ये कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक है, अशोक गहलोत के लिए बड़ा सेटबैक है। अशोक गहलोत भले ही चुनाव परिणाम के आने के बाद कहें कि हमारा ज़्यादा फोकस कोविड पर था, विपक्षी दल भ्रामक प्रचार कर रहे थे। अभी इट्स अ वेरी मासूम एंड तोतला लॉजिक इन पॉलिटिक्स की हम काम कर रहे थे, विपक्षी प्रचार कर रहे थे इसलिए विपक्षी जीत गए, तो आप क्या वहाँ पे हरिभजन के लिए आए थे? आप भी तो पॉलिटिक्स करके ही आए हैं। इन सब विषयों पर विस्तार से बात करने के लिए, जैसा हमने पहले सूचित किया, हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन जयपुर से। त्रिभुवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। थोड़ी देर पहले ही मैं आप आज के दैनिक भास्कर अखबार में छपी आपकी रपट का जिक्र कर रहा था जब हम यहाँ पर किसान प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी तापमान की। ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि भाजपा जीती और कांग्रेस हारी सत्ता में होने के बावजूद, जयपुर में इसका क्या असर है? किस तरीके से देखा जा रहा है इन नतीजों को? पहले तो नमस्कार। नमस्ते। दरअसल जो पंचायती राज के जो चुनाव नतीजे हैं और उसमें खासकर जो जिला प्रमुख के चुनावों के नतीजे आए हैं जी, वो जो राज्य सरकार है कांग्रेस की, उसके लिए कोई बहुत अच्छे नतीजे नहीं कहे जा सकते, क्योंकि आज तक जब जब कांग्रेस सत्ता में रही है या भाजपा सत्ता में रही है तो पंचायती राज जो है वो उनके पक्ष में आमतौर पे रहा है। जैसे माना जाता है कि शहरों में भाजपा बड़ी प्रभावी पार्टी रही है या रहती है, उसी तरह से गांवों में अभी भी कांग्रेस का दबदबा रहा है। लेकिन ये लंबे समय बाद में, करीब 25 साल की जो राजनीति चल रही थी उसमें ये ट्रेंड एक बार टूटता हुआ दिखाई दे रहा है इस बार, कि अब दबदबा जो है कांग्रेस का कमजोर हो रहा है, कम हो रहा है। अभी जो मतलब राजस्थान के 33 जिले हैं उसमें से 21 जिलों में चुनाव हुए और 21 में से एक का अभी नतीजा आना है, आज शाम तक आएगा। लेकिन जो 20 जिले हैं उसका जो परिणाम आया है वो 12 पर बीजेपी जीती, 5 पर कांग्रेस और 3 पर 5 पर कांग्रेस जीती है और 3 निर्दलीय जीते हैं। लेकिन अब इसकी तुलना पिछली बार से नहीं करनी चाहिए हमें, इसकी तुलना हमें करनी चाहिए 2010 से, जी, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। तो उस समय क्या है कि बीजेपी की 8 सीटें आई थी, कांग्रेस की 24 सीटें आई थी और 1 निर्दलीय था। और उससे पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें भी आमतौर पर कांग्रेस बहुत भारी मतलब विजयी रही है। तो इन हालात को देखते हुए अगर हम देखें तो कांग्रेस के लिए ये नतीजे जो है बहुत सुखद नहीं है। खासकर अगर मारवाड़ का जिक्र करें, मारवाड़ में जोधपुर जो है वो मुख्यमंत्री की अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, तो हाँ, वहां चुनाव नहीं हुए, जोधपुर में नहीं हुए हैं जिला प्रमुख के चुनाव। लेकिन जो बाकी जो वहां पूरा जो संभाग है उसमें उसके नतीजे जो है वहां कुल 4 सीटें रही हैं। सॉरी, वहां जैसलमेर में, पाली में, जालौर, बाड़मेर, ये जो 4 जो जगहों पे चुनाव हुए, एक सिरोही में भी चुनाव हुआ है, तो सिरोही में चुनाव नहीं हुआ, तो ये 4 जगह चुनाव हुए हैं, जैसलमेर, पाली, जालौर और बाड़मेर। तो यहाँ 3 में बीजेपी जीती है और 1 में कांग्रेस जी। तो ये जो नतीजा है, जोधपुर और सिरोही 2 जगह 6 में से चुनाव हुए नहीं, तो ये बड़ा भारी सेटबैक वाला है। और जैसलमेर में तो कांग्रेस
मतलब जीत करके भी हार गई है। और वहां सबसे बड़ा जो जो एक ट्रेंड जो मेवाड़ में और मारवाड़ में इस बार दिखाई दिया, वो बड़ा दिलचस्प है, बहुत चौंकाने वाला है कि बीजेपी जो कांग्रेस के जो जैसलमेर के नेता हैं, वो बीजेपी के ट्रेंड पे चले गए और वो उन्होंने वहां हिंदुत्ववाद का नारा खेलते हुए वहां जो गाजी फकीर का सबसे बड़ा मुस्लिम परिवार है, एक तरह से जो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करता है, उनका धर्म गुरु है, वो उनको राजनीतिक मजा चखाने के लिए बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। बीजेपी कांग्रेस वहां एक तरह से नीचे की स्थिति में एक दूसरे को निपटाने में कांग्रेस के अंदर ही लग गए और वहां बीजेपी के पास ये सीट चली गई है। कांग्रेस के त्रिभुवन जी, दो मैं बूथ आपको थे बीच वहां। में टोकूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे दर्शकों को ये विषय थोड़ा विस्तार से बताएं ताकि उनको समझ में आ जाए कि ये रेफरेंस क्या है, उसकी ऐतिहासिक और पॉलिटिकल पृष्ठभूमि क्या है। हाँ, इसका अगर हम मतलब जो अल्पसंख्यकों की जो राजस्थान की राजनीति है, उसका एक बड़ा केंद्र मारवाड़ में है और वो वहां जो गाजी फकीर हैं, वो एक बड़े मुस्लिम नेता हैं जो एक तरह से मुस्लिम जो मतदाता है उसमें बड़ा प्रभाव रखते हैं। किस लेकिन इलाके जो से आते हैं कांग्रेस गाजी के फकीर? वहां ये जैसलमेर इलाका है जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर का इलाका है जी। और वो गाजी फकीर जो है उनको एक तरह से उनके परिवार का दबदबा कम करने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने ही वहां एक इस तरह का जाल बिछाया कि वो साइडलाइन हो गए और वहां कांग्रेस जीत करके भी वहां बीजेपी अपना जिला प्रमुख बनाने में कामयाब हुई है। तो एक तरह से कांग्रेस ने वहां हिंदुत्व की राजनीति खेली और हिंदुत्व की राजनीति में बीजेपी उस पर भारी पड़ी और उसने हिंदुत्व की राजनीति कह सकते हैं या हम मुस्लिम विरोध की राजनीति कह सकते हैं। तो ये जो है ये एक चौंकाने वाला नतीजा है। इसी तरह का एक चौंकाने वाला जो ट्रेंड इस बार दिखाई दिया वो डूंगरपुर में जो मेवाड़ का इलाका है डूंगरपुर, वहां दिखाई दिया। वहां एक नई आदिवासी पार्टी बहुल उभरी इलाका थी, है। आदिवासी बहुल इलाके में बीटीपी। तो जो बीटीपी जो पार्टी थी, जो आदिवासियों का एक दल था, जिसने अशोक गहलोत जब अपनी सरकार को बचाने के लिए जूझ रहे थे, उस समय उनके विधायकों ने जब उन्हें समर्थन दिया था, ऐसी सूरत जिन्होंने बड़ी क्रिटिकल स्थिति में, बहुत डावाडोल स्थिति में उनकी मदद की, वहां कांग्रेस ने बीजेपी की मदद करके और बीजेपी को के व्यक्ति को निर्दलीय, उनकी महिला को निर्दलीय चुनाव लड़वा करके उन्हें विजयी बनवा दिया और बीटीपी 27 में से 13 सीटें जीती थी। उसने उसे उसकी जो उम्मीदवार थी वो वहां चुनाव हार गई। तो ये एक बहुत चौंकाने वाला नतीजा है। उसने बीटीपी के नेताओं ने अब ऐसे ट्वीट किए हैं, ऐसे बयान भी दिए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि वो गहलोत सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। हालांकि गहलोत सरकार के पास इतना पर्याप्त बहुमत है कि उसका बीटीपी के 2 विधायकों का ज्यादा असर मेरा नहीं पड़ता। अगला सवाल लेकिन त्रिभुवन जी यही था। बार बार अशोक गहलोत का जिक्र आ रहा है, आपने बीटीपी का और पुरानी क्राइसिस का जिक्र किया। अशोक गहलोत सरकार संख्या बल के लिहाज से देखें, परसेप्शन के लिहाज से देखें और दिल्ली स्थित केंद्रीय आला कमान के लिहाज से देखें, इन 3 पैरामीटर्स पर इन चुनाव नतीजों के आने के बाद कहां ठहरती है? हमने पिछले दिनों देखा जब गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल की तरफ से बयान आए, तब अशोक गहलोत फौरन गांधी फैमिली के सपोर्ट में आए। इन चुनाव के नतीजे आने के बाद भी हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान देखे, जिस तरीके से वो बार बार पुरानी बगावत का जिक्र कर रहे थे और ये कह रहे थे कि कैसे बीजेपी सतीश पूनिया से लेके अमित शाह तक का जिक्र कर रहे थे, मेरी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जो एक अंततः स्थिति आती है, द मैजिक फिगर, नंबर गेम। अशोक गहलोत सरकार के बारे में आपकी राय जानना चाहता हूं। इन चुनाव के आने के बाद क्या वो कमजोर हुए हैं, या जैसे उनके समर्थक कह रहे हैं कि अभी तो वो खुद उन्होंने कहा कि मैं कोविड मैनेजमेंट में लगा था, और समर्थक कह रहे हैं कि अभी तो गोविंद सिंह डोटासरा, जिनको अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया डोटासरा को, वो अभी अपनी कमेटीज वगैरह बना रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा डिसफंक्शनल है, लेकिन चुनाव तक संभल जाएंगे। इसमें जो अभी कांग्रेस जिस तरह दिखाई दे रही है, क्योंकि सचिन पायलट जो कांग्रेस के युवा चेहरे के तौर पर यहाँ थे और उन्हें उप मुख्यमंत्री के पद से और जो पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष के पद का पद था उसे हटा दिए जाने के बाद में वो एक तरह से अभी कांग्रेस के नेताओं की ओर से एक तरह से हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। लेकिन जो हालात हैं उसमें जो बाकी कांग्रेस है उसमें कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिखाई दे रहे हैं। न तो उनके कद के बराबर का कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई दे रहा है
जो सचिन पायलट के रिप्लेसमेंट के तौर पर पीसीसी चीफ डोटासरा को बनाया गया, वे पूरे शेखावाटी इलाके में बहुत बुरी तरह नाकामयाब हुए हैं। वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और आप देखिए इतनी हास्यास्पद स्थिति है कि वो अपनी पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव जितवाने में बहुत नीचे की राजनीति में लगे हुए हैं। तो ये जो स्थिति थी कि कांग्रेस को जो एक प्रदेश ऐसी एक क्रिटिकल अवस्था में जो चुनौतीपूर्ण हालात हैं कांग्रेस के, उस समय जब एक पूरा पूर्णकालिक और प्रादेशिक स्तरीय जब अध्यक्ष चाहिए था, उस समय उनका अध्यक्ष जो है वो एक पंचायत समिति में फंसा हुआ है। तो ये हालात बड़े ही क्रिटिकल है कांग्रेस के लिए और इन्हें इस तरह से देखा जा सकता है कि कांग्रेस महज अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और 18 तारीख को पूरे होंगे 2 साल। हाँ जी, 18 तारीख को 2 साल पूरे हो रहे हैं। 18 को होंगे 2 साल, अभी हुए नहीं है 2 साल। तो ऐसी स्थिति में बड़ी स्थिति जो है बहुत क्रिटिकल हो गई है कांग्रेस की। और वो जैसे 1857 में बहादुर शाह जफर का सरकार हिचकोले खा रही थी, लग रहा है कि कुछ इस तरह की सी स्थिति 2 साल बाद ही पैदा हुई है। सर एक सवाल आपका ये था, ये प्रश्न जो था कि संख्या बल के हिसाब से अशोक गहलोत की सरकार को कहीं कोई नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो आंतरिक स्थिति है, जो कमजोरियां हैं वो बहुत सामने आ रही हैं। प्रशासनिक स्थिति है, अभी पिछले दिनों एक जिला कलेक्टर जो है उनका पीए जैसे रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और फिर डीएम को हटाया वहां से गहलोत ने। जी, तो पटवारी से लेकर के कलेक्टर तक और जो हालात जिस तरह के बने हुए भ्रष्टाचार के तो इससे पूरा वातावरण बड़ा खराब हो रहा है। सर अब हम पंचायत समिति में जो जीता हुआ पक्ष है उसकी बात करना चाहते हैं। हम 3 चीज़ों पर आपकी टिप्पणी चाहते हैं। बीजेपी राजस्थान में बहुत एक्टिव होने की कोशिश करती है, ऑपरेशन लोटस की बात होती है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। उसके बाद फिर अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं, उसमें भी बीजेपी कांग्रेस से पीछे रह जाती है। आप पंचायत समिति में जाकर के वो कोर्स करेक्ट कर पाए हैं क्या? आपने पार्टी के अंदर किसी तरह के कोर्स करेक्शन को देखा जिस वजह से नतीजे अपेक्षाकृत अलग आए? दूसरी चीज ये है, पीयूष गोयल ने कल दिल्ली में ये कहा कि पंचायत समिति में जीत कृषि कानूनों का स्वागत है राजस्थान में। क्या आप इस बात से अग्री करेंगे? और तीसरी चीज जो बीजेपी खूब मतलब कहना नहीं चाहती है, लेकिन इस तरह को प्रोपेगेट की जा रही है ये बात कि बीजेपी जिस फैक्शनलिज्म से प्लेग्ड है राजस्थान में, अब हम उससे ऊपर आ रहे हैं। अब हम देखिए हम आपको रिजल्ट्स दे पा रहे हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है? इसी में मैं त्रिभुवन जी एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जोड़ना चाहूंगा। सत्ता की सबसे प्रत्यक्ष दावेदार वसुंधरा राजे, जो लगातार नए प्रादेशिक नेतृत्व को आंखें तरे रही हैं और केंद्रीय कमान तक अपने हरकारे भेज रही हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, और उनके आलोचक भी मानते हैं कि आज भी पॉपुलैरिटी के पैरामीटर पर या विधायकों पर होल्ड के पैरामीटर पर वसुंधरा सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, या फिर नरेंद्र मोदी की आंखों के नए तारे राजस्थान के क्रम में और गहलोत के गढ़ जोधपुर से आने वाले जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनको जल शक्ति मंत्रालय दिया गया। और ये बात कही जा रही थी कि 2024 के चुनाव में मोदी गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम उनको वोट दिलवा सकती है, हर घर नल जल वाली, उसके प्रभारी मंत्री। तीसरा नाम आ रहा है डार्क हॉर्स के तौर पर नए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का। तो इन तीनों के बीच की फिलहाल केमिस्ट्री क्या है? मतलब बीजेपी का जो हाउस है वो कितना संगठित या कितना बिखरा नजर आ रहा है? उसमें एक चीज तो सौरभ जी ये है कि जो राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने अपनी जड़ें बहुत स्थानीय स्तर तक जितनी मजबूत बना रखी हैं, उसमें दूसरे लोग अभी सफल नहीं हो पाए। उनको भरोसा जो है वो अपनी अपनी हाईकमान पर है। अगर उनको हाईकमान से सपोर्ट बहुत ज्यादा मिले तो वो सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर वो अपने बूते सफल होना चाहें तो उन्हें चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि प्रदेश स्तर पर अभी राजस्थान में बीजेपी में तो वसुंधरा राजे का जो कद है उसको अभी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं छू पाया है। इसी तरह से ये स्थिति अशोक गहलोत के साथ है। सचिन पायलट ने जो हालात बनाए थे या जिस तरह से अपने आप को बहुत मजबूत बना करके उभारने की कोशिश की थी, वो अशोक गहलोत के जो दांवपेच थे या जो इनकी राजनीतिक कुशलता कूटनीति थी वो उसमें उलझ गए।
लेकिन सेम पोजीशन ये बीजेपी में भी है। बीजेपी के साथ ये अशोक गहलोत और वहां सीधा मुकाबला था सचिन पायलट का, लेकिन वसुंधरा राजे के पक्ष में बात ये जा रही है कि जो यहाँ उनके सामने नए चेहरे हैं वे बहुत बड़ी तादाद में हैं और वो कम नहीं है, वो करीब 6-7 लोग हो गए हैं। उसमें आप देखिए सतीश पूनिया हैं, सतीश पूनिया ग्राउंड पे खूब वर्क कर रहे हैं, खूब दौड़ रहे हैं और जो उनके संदेश हैं वो उनकी तरह से जा रहे हैं। ठीक उसी तरह से अम, जो जो ये शेखावत हैं, उनका मारवाड़ के इलाके से लेकर के दूसरी जगह उनका अपना कोशिश चल रही है। एक दिल्ली के अंदर अभी बहुत बड़ा कद हो गया है ओम बिड़ला का, तो ओम बिड़ला का अपने ढंग से जो उनका संपर्क और उनके उनकी स्थिति है, बिल्कुल, स्पीकर बनने के बाद उनका सियासी कद बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है और उनके संबंध भी अलग अलग इलाके में उन्होंने उनका काफी मजबूत तंत्र माना जाता है। और दूसरा ये है कि जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो अभी परिदृश्य में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। इनके अलावा जो एक वसुंधरा के पैरेलल तौर पर एक जो विकल्प यहाँ दिखाई दे रहा था कहीं और जिनकी बड़ी अभी पिछले दिनों दुखांत मृत्यु हो गई है, किरण माहेश्वरी, वो अभी रही नहीं है, कोरोना के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो वहां की राजसमंद की सांसद हैं दिया कुमारी और जयपुर के राज परिवार से हैं, उनका एक अलग नाम चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स और वसुंधरा के सामने जो है बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो ये एक तरह से वसुंधरा की एक बड़ी ताकत है। जी मेरा आखिरी सवाल त्रिभुवन जी आपसे ये है कि जी 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 बोलिए बोलिए। एक प्रश्न ये था कि क्या ये केंद्रीय कृषि कानूनों का समर्थन माना जाए? नहीं नहीं, ऐसा इस तरह की स्थिति यहाँ नहीं है, वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये न तो किसी कृषि कानून उसमें मुद्दा रहा और न किसी उसमें दूसरी तरह की चर्चा रही। ये बिल्कुल स्थानीय चुनाव था, राजनीतिक चुनाव था। और मैं एक चीज और बताऊंगा कि ये दरअसल जो चुनाव और जो राजनीतिक स्थिति है, ये आप अगर जो कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले जो स्थानीय निकायों के चुनाव हुए हैं, उसका अगर आप देखें वोटों का प्रतिशत, तो मतलब करीब 36-37% वोट जो है कांग्रेस को मिला और 32-33% वोट जो है बीजेपी को मिला। यानी कि शहरों में भी एक दौर में जो कुछ निकायों के चुनाव हुए थे उसमें भारी वोट कांग्रेस को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का समर्थन जो है, समर्थन आधार जो पूरी तरह से छीजा हो, ऐसा नहीं जी। बड़ी दिक्कत ये है कि उनका जो प्रबंधन है वो बहुत लुंजपुंज स्थिति के अंदर है और जो प्रदेश का जो संगठन है वो काफी कमजोर हुआ है। संगठन जैसी कोई चीज है ही नहीं, एक हमको सियासी चौसरबाज बता रहे थे। मेरा आखिरी सवाल त्रिभुवन जी ये है राजस्थान की सियासत से जुड़ा हुआ कि हर सरकार अपने शोकेस में कुछ बिग टिकट अनाउंसमेंट्स, बिग टिकट स्कीम्स रखती है जिनके सहारे वो अगले चुनाव में जाने की तैयारी करती है, चाहे वो केंद्र की सरकारें हों चाहे राज्य की। जब हम पिछली दफा चुनाव में घूम रहे थे और वसुंधरा की राजकाज के बारे में चर्चा हो रही थी, तब भी अशोक गहलोत की 2013 की मुफ्त दवाई और उन सारी स्कीम्स के बारे में बात हो रही थी। लेकिन इस टेन्योर में अशोक गहलोत एक्ट ऑफ सर्वाइवल में ज्यादा मुब्तला लग रहे हैं। कोई बड़ी स्कीम, कोई गेम चेंजर स्कीम अब तक नजर नहीं आ रही है। एक चीज, दूसरी चीज, अक्सर कहा जाता है कि अशोक गहलोत नेताओं का प्रबंधन बेहतर करते हैं, वसुंधरा राजे ब्यूरोक्रेट्स का प्रबंधन बेहतर करती हैं। तो इन दो चीजों पर मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगा कि इस निजाम में, इस सरकार में कुछ बदला है क्या? देखिए, इसमें एक बड़ी स्पष्ट सी बात यह है कि जो आपने जैसा कि स्कीम के बारे में कहा, तो अशोक गहलोत जो 2011-12 में जो स्कीम लाए, जो उस समय का जो चुनाव था, वो स्कीम लाते हैं आखिरी साल में, जो बहुत आकर्षक होती है, वो बहुत पहले नहीं लाते हैं, न इन पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके दिमाग में नहीं होगा। अशोक गहलोत बहुत दूर की सोच के चलने वाले नेता हैं और वो बहुत आगे का रखते हैं कि कौन नेता उनके किस तरह से चुनौती प्रस्तुत करेगा, मुझे कब क्या करना है, किसका किस तरह से करना है, ये बहुत वो आगे की रणनीति बनाकर चलते हैं। और इस स्थिति के अंदर अगर हम देखें तो अभी कोई ऐसी स्कीम उन्होंने घोषित नहीं की है। वो उसकी उम्मीद करनी चाहिए, वो शायद
जब उनकी सरकार के 3 साल या 4 साल हो जाएंगे तो वो कोई ऐसा जादू का एक डंडा घुमाएंगे और दिखाएंगे कि ये स्कीम है। लेकिन क्या है, राजस्थान का एक ट्रेंड और है, यहाँ की जो सरकार है उसके पहले जो 2 साल हैं उसमें उसका भविष्य तय हो जाता है। और पहले शुरू के जो 2 साल हैं उस दौरान नकारात्मकता जो शुरू हो जाती है वो उसको ये स्कीम्स जो है वो चाहे वसुंधरा राजे ने ऐसे प्रयोग किए हों, चाहे अशोक गहलोत ने प्रयोग किए हों, वो अंततः ये प्रयोग काम नहीं आते हैं और वो स्कीम जो है बहुत बुरी तरह विफल होती है। दूसरा जो है, एक जो आपका था कि जो ब्यूरोक्रेसी का प्रबंधन और राजनीति का जो प्रबंधन है, तो ब्यूरोक्रेसी के प्रबंधन में निश्चित ही वो कुशल रही है, लेकिन अगर वो प्रबंधन अगर वास्तव में ही अच्छा रहे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के कारण ही कोई सरकार हारती और जीतती है, तो वो जीती कभी नहीं, वो भी नहीं जीती और ना अशोक गहलोत राजनीतिक प्रबंधन के कारण जीते हैं। मुझे लगता है कि ये एक तरह की मतलब नीचे से लेकर पटवारी से लेकर के कलेक्टर तक जो बेहतरीन व्यवस्थाएं करने का जो काम है वो किया जाना चाहिए। ये जो पटवारी है, तहसीलदार है, डीवाईएसपी है और कलेक्टर है, एसपी है, बीडीओ है, ये जो नीचे का प्रशासन है उसको ठीक से आज तक कभी भी न वसुंधरा राजे के सरकार के समय में और न अशोक गहलोत के सरकार के समय में ठीक से संचालित किया गया। और इसी वजह से ये लोग ये चुनाव हारते हैं, क्योंकि वहां बहुत मतलब इस तरह के लोग विधायक जो हैं वो उनका एक अपना सिस्टम है, उस तरह से वो लोग लगवाते हैं उनको और वो फिर आखिर में अंततः जो है सरकार डूब जाती है। त्रिभुवन जी, इस पूरी बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेता नगरी में बढ़ते हैं अगले विषय की तरफ।